हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है 5 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 में आयोजित हिंदी का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इस वीडियो में 50 प्रश्न कुल रहेंगे। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट और आएंगे, यानी टोटल 3 पार्ट में रहेगा ये वीडियो, जिसमें 50-50 प्रश्नों का संकलन रहेगा। तो आइए देखते हैं इस पार्ट 1 में जो है पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो ये होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा, खलिकबारी। ठीक है। प्रश्न 2 है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन 4। प्रश्न 3 है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है अर्धमागधी से। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 4 है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन 4, झ। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो ये है ऑप्शन 2, 693 से 1693 ईस्वी। प्रश्न 6 है, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पहो अट्ठा किसने कहा है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। प्रश्न 7 है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर, कनुप्रिया। प्रश्न 8 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो देखिए, ये है उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन 3। प्रश्न 9 है, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो ये हरीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, ऑप्शन 3। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो देखिए, रस निष्पत्ति जो है ऐतिहासिक पात्रों में भट्ट लोलट मानते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। प्रश्न 11 है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मात्म में सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो देखिए, वैसे तो बहुत लोगों ने 27 लगा रखा होगा इसका भेद, लेकिन और बहुत जगहों पे आपको 27 भी मिलेगा, लेकिन एनटीए ने इसे 28 माना है। लेकिन 28 भी कुछ किताबों में इसके कुल भेद 28 भी माने गए हैं। प्रश्न 12 देखते हैं, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, पद पूर्वार्ध वक्रता। प्रश्न 13 है, लिरिकल बैलेट्स 1978 किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, वर्ड्सवर्थ एवं कालरीज। प्रश्न 14 देखते हैं, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन 2। प्रश्न 15, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो ये है हंटर का। ठीक है, ऑप्शन 4। प्रश्न 16 है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो ऑप्शन 2, लियोटार्ड ने किया है। ठीक है। प्रश्न 17 है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, बजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। प्रश्न 18 है, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है? तो नर्द शब्द का अर्थ गोटी से है यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 19 है, अंधेर में
अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किससे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है। ठीक है, तो ये कविता अंधेरे में जो कि मुक्तिबोध जी की है, बताना है कि उसमें पितः पितः ओ कहकर संबोधन वो किसको करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तिलक। ठीक है, तिलक जी को वो कैसा संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का संवाद किसने कहा है। तो ये राम ने विभीषण से कहा था, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। नैन चुवही जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। तो इसका अर्थ जो होगा ऑप्शन 3 माघ की झड़ी से है। अगला प्रश्न है झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। तो देखिए इसमें कानपुर का वर्णन नहीं है, यानी ऑप्शन 2। प्रश्न 23 है मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वाद से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है। तो देखिए ये गोदान का है। ठीक है। प्रश्न 24। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो मिस कैथराइन जो थी वो ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न 25 है किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़, बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हैं इसमें तमस में मिलता नहीं है, झूठा सच में भी नहीं है, शेखर ग्यूनी में नहीं है, अर्थात कि ऑप्शन 3 जिंदगी नामा में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। प्रश्न 26 है लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती हैं। तो ट्यूशन वाली कहकर वो संबोधित करती हैं जंगी की पुतोहू को। ठीक है, ऑप्शन 2। प्रश्न 27 है चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो देखिए 1904 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 28। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा। तो ये लाल बीबी ने साहनी से कहा था, अर्थात ऑप्शन 4 हो जाएगा, लाल बीबी ने साहनी से कहा। प्रश्न 29 देखते हैं पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है देवसेना के द्वारा। प्रश्न 30 है मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए ये कहा गया था सिंहरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है डैश डैश करके कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए ये कहने वाला है श्रीपत, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर आता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए ये कहता है सत्यवीर, ऑप्शन 2।
अगला प्रश्न 33 है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो देखिए ये सारे जो है आत्मकथाकार हैं, इसमें तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया है, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में, और हरिवंश राय की क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। वहीं पहला ऑप्शन शरद चंद्र का जो है, आपने देखा शरद चंद्र की आवारा मसीहा जो है उनकी जीवनी, तो उस पर ये इन्हीं चारों पुस्तकों से ये प्रश्न उठाया गया है। तो इसमें जो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में ऐसा कहा था कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है 34, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो ये जो है आपहुद्री, ठीक है, जो कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। पहला भाग आत्मकथा का इनका आया था हादसे 2005 में, और ये दूसरा उनका भाग है, ठीक है, आपहुद्री। अगला प्रश्न देखते हैं, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो ये रहा है हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उस पुस्तक से ये दिया गया है। प्रश्न 36 है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए मनु भंडारी जी हैं, इनकी एक कहानी यह भी पुस्तक से जो है ये प्रश्न है। प्रश्न 37 है कि किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो देखिए ये है तीसरा, मजदूरी और प्रेम से। अगला प्रश्न 38 है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र की निबंध नहीं है? तो देखिए विद्यानिवास मिश्र के साहित्य के सरोकार भी है, कविता का देश और व्यक्तिव्यंजक गंध भी है, यानी तीसरा ऑप्शन जो है छोटे छोटे सुख, ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 40 है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? तो देख सकते हैं आप, एक निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें आपने सहज वृत्तियाँ ये शब्द आपको इसी निबंध में मिलता है, ठीक है। तो इससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि आंसर क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए 41 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि इसके कथन क्या है, बी, सी और ई, ये सही है, ठीक है। बी है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, सही है। सी है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आवाज गति से मुखर विवश निकलती है, सही है। ई है, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। तो ये तीनों इस प्रकार से सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 42, क्रिया पूछ रहा है, क्रिया के संबंध में क्या है क्रिया, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, जो बी, सी, ई, ठीक है, इसका सही है बी, यानी कि जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं, सही है। सी है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, सही है।
BC ई क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3 BCE। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भारतेंदु एवगिन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें B, D और E ये तीनों सही है। B देखते हैं। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित हैं। डी है गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ई है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार से प्रश्न 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल B, D, E ये तीनों ही सही हैं। प्रश्न 44 देखते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का ऑप्शन 2 है ACD। ठीक है। ए है ऋणजल धनजल फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। सी है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। सही है। डी है अजय प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45 है। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। केवल A, B और E। ए है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। सही है। बी है जोश मलिहाबादी की यादों की बारात अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। ई है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। देखिए इन ऑप्शनों विकल्पों को मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि एक तरह से ये रिवीजन हो जाए और हमें याद भी हो जाए, ताकि अगले परीक्षाओं में हमारे लिए ये मदद करें और याद हो जाएंगे। तो फिर हम पुनः इसको करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। अगला प्रश्न है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। तो ये हो जाएगा प्रश्न 46 है। प्रश्न 46 का आपका आंसर होगा 2 A, C और E। ठीक है। ए पढ़ देते हैं। क्लिष्टोदोष वेद नखताग्रह जोरी अरद करी को बरजय हम खात। सही है। सी है दुष्क्रमत्व दोष, ये भी सही है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाओ। और ये है अप्रतित्व दोष हेतल बसी धूक देते हैं ये तेरे अनुभव। ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। प्रश्न 47 देखते हैं। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है केवल A और B। ठीक है। ऑप्शन 1 होगा A, B, C ये तीनों ही सही हैं। ए है रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। और B है दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। C आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। कल्पना के संबंध में कालेरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केवल A, B, C। ठीक है। ए है कल्पना को कालेरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बी है कालेरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। और सी है मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। प्रश्न 49 है। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। केवल A, C और E सही है। ए अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। सी अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। सही है। ई है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है।
तो इसका आंसर भी ऑप्शन 3 है, केवल ACE। ये है डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। C है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। E है, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगला पार्ट जो होगा उसमें भी प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न होंगे। फिर तीसरे पार्ट में अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसका पूरे 50 प्रश्न का संकलन रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।